हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर मयंक गोयल। तो गाइस ये है पीएसएम का पार्ट 2 एंड जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं आगे टॉपिक। सो गाइस आज हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे के अंदर। तो गाइस इसके अंदर सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन क्या होती है डिज़ास्टर की। जब भी कभी मोर देन 30 पीपल या पर्सन्स को हॉस्पिटल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो आपका नेचुरल हो, ठीक है, चाहे आपका मैन मेड हो, ठीक है। नेचुरल तो जैसे आपका आपका तूफान आ गया, कोई किसी टाइप का फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। फिर आपका मैन मेड हो गया। मैन मेड मतलब जैसे कि आपका क्या कहते हैं, टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। इस टाइप का भी सबको हम डिजास्टर कहेंगे इसके अंदर। तो डिजास्टर मिटिगेशन क्या होता है गाइस? प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ हैजर्ड, रुको ये कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ हैजर्ड रिस्क इनटू डिजास्टर टू मिनिमाइज डैमेज, ठीक है। तो डिजास्टर को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब जो डैमेज हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो हम एक टाइप से मैनेजमेंट करते हैं, या फिर उसका मतलब आप एक एग्जांपल से ज़्यादा से समझेंगे, जैसे मॉक ड्रिल्स होती हैं, ठीक है। जैसे स्कूल्स के अंदर मॉक ड्रिल्स होती हैं कि आपने भी शायद आपके स्कूल के अंदर कभी देखा हो कि अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या नाम है, अपने किसी हार्ड सब वो सरफेस के नीचे, टेबल वगैरह के नीचे छिप जाना है, जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ जाना है, इस टाइप से। या फिर जैसे वुडन हाउस इन हिली एरियाज, ठीक है। जैसे हिल एरियाज के अंदर कहा जाता है वुडन हाउस बनाओ, एक फ्लोर से ज़्यादा का ना बनाओ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 या 3 फ्लोर्स रखो, ज़्यादा लंबे लंबे ना बनाओ। तो इस चीज़ को हम डिजास्टर मिटिगेशन कहते हैं। देन देर इज सर्ज कैपेसिटी, ठीक है। सर्ज कैपेसिटी क्या होती है गाइस? एबिलिटी ऑफ अ हेल्थ सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर, ठीक है। तो ये तो इजी डेफिनेशन है इसकी। आगे चलते हैं, डिजास्टर साइकिल देखते हैं। तो गाइस डिजास्टर की कई साइकिल्स हैं। सबसे पहली, वैसे इसके अंदर 6 आपके वे आते हैं। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट, देन रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो जैसे आप ये लगाते हैं, फ्लड का देते हैं, फ्लड आई, ठीक है, कहीं पे इम्पैक्ट हुआ फ्लड का, देन रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद देन रिहेबिलिटेशन आएगा, रिहेबिलिटेशन करके देन फिर रिकंस्ट्रक्शन आएगा। रिकंस्ट्रक्ट किसका? इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी वहाँ पे घर, दुकानें, स्कूल, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन आएगा। देन मिटिगेशन होएगा। मिटिगेशन दोबारा से लोगों को वहाँ पे, अब ये देख गया कि ये प्रोन एरिया है, तो वहाँ पे हम उनको वो करना सिखाएंगे कि भैया कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, और फिर मिनिमाइज कैसे कर सकते हो डैमेज को अगली बार आ जाए तो, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, फिर दोबारा से इम्पैक्ट, मतलब अगर आगे कभी होए तो, ठीक है। अगर हम रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन को देखें तो हम इसको कहते हैं रिकवरी फेज आफ्टर अ डिजास्टर, डेट इज 3R, ठीक है। पहला R हो गया आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरा R हो गया आपका रिहैब, थर्ड R हो गया रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हो गए आपके। उसके बाद गए फिफ्थ आता है मिटिगेशन, सिक्स्थ आता है वो प्रिपेयर्डनेस, और ये दोनों आपके होते हैं रिस्क रिडक्शन फेज आफ्टर डिजास्टर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब गाइस ट्रायाज की बात करते हैं। ट्रायाज क्या होता है? कैटेगराइजेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ अ डिजास्टर बेस्ड ऑन लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल। इसका मतलब ये है गाइस, अब आप ये लगा लो, कहीं पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, वहाँ पे अपने पास आया एक मोरिबुंड पेशेंट आया, मतलब जो वर्ज ऑफ डेथ है, कि अगर हम इसको बचाएं, अब अगर हम इसको प्रोपेशन करेंगे तो 90% चांस है कि ये मर जाएगा, 10% चांस है कि हम इसको सेव कर सकते हैं। और वहीं पे हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, कि हमें इसको रिसक्टिटेशन करना है, या फिर मतलब किसी का जैसे लिम्ब वगैरह दबा हुआ है, तो अगर हम इसको काट देंगे या कर देंगे तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैले ना, एम्पुटेट कर देंगे, तो ये इसके बचने के चांसेस 90% है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा मेन गोल ये होता है कि हम ज़्यादा लाइफ्स बचा सकें। तो इसीलिए हम हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा हम रेड को देते हैं, लीस्ट प्रायोरिटी हम डेड या फिर मोरिबुंड पेशेंट्स को देते हैं, जिनके चांसेस लगभग 90% से कम होते हैं आपके, ठीक है, उनको। उसके बाद इमीडिएट रिसक्टिटेशन, लिम लाइफ सेविंग सर्जरी 0 to 6 आवर्स के अंदर अगर हम इनको दे देंगे, उनको हाईएस्ट प्रायोरिटी रेड के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। और गाइज इस चीज़ को टैगिंग भी कहा जाता है, टैग लगा दिया जाता है पेशेंट के ऊपर। उसके बाद गाइज येलो, येलो के अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी, पॉसिबल विद इन 6 to 4 आवर्स के अंदर इनको मतलब ट्रीटमेंट चाहिए है। और ये गाइस कहीं पे येलो वाला ब्लू कलर का भी होता है, मतलब किसी स्टेट्स में येलो भी हो सकता है, कहीं पे ब्लू भी हो सकता है। तो ऐसे इसके अंदर वो मत करना, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद ग्रीन की बारी है। ग्रीन गाइस लो प्रायोरिटी, मतलब माइनर इंजरीज, एम्बुलेटरी, कोई पेशेंट चल फिर रहा है, ठीक है, हाँ इसको थोड़ा टाइम के अंदर देख सकते हैं, तो हम उसे ग्रीन दे देते हैं, ठीक है।
और गाइज ये कलर कोडिंग सिस्टम इज कॉल्ड टैगिंग, इसको टैगिंग कहते हैं हम, ये जो भी कलर सिस्टम है हमारा, ठीक है। और ये डन बाय DDMT होती है, ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद गाइज पोस्ट डिजास्टर फेज आता है हमारा। पोस्ट डिजास्टर फेज के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिजीज है, मतलब कहीं पे वो फ्लड आ गया तो फ्लड के बाद क्या हो सकता है वहाँ पे, मेनली एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है। सबसे ज़्यादा बीमारियां जो फैलती हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस की फैलती हैं, पेट वगैरह की फैलती हैं, जिसके अंदर टाइफाइड कोलेरा वगैरह है, क्योंकि वहाँ पे पानी इकट्ठा हो, एक जगह इकट्ठा हो रखा है, तो वहाँ पे सबसे पहला वही होगा, ठीक है। इवन उसके अंदर भी नहीं, इवन आपका बेशक से किसी भी टाइप का डिजास्टर हो, मेनली आपकी गैस्ट्रोएंटराइटिस पेट से रिलेटेड बीमारियां ही फैलती हैं, चाहे वो आपका अर्थक्वेक हो, कैसा भी हो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया जैसे आपको लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, स्केबीज हो गया, ठीक। मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी जो होती है इसके अंदर मेनली आपकी ए विटामिन डेफिशिएंसी होता है, देन B3, देन सी। ए की विटामिन की डेफिशिएंसी है तो कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा मतलब फैलेगी, विटामिन, उसकी वजह से जीरोथैल्मिया, ठीक है। अब आ गए हैं नीचे वैक्सीनेशन के ऊपर। तो गाइस वैक्सीनेशन के ऑल वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट मीसल्स, मतलब क्या होता है वैक्सीन्स का, उनका जो आपका इम्यूनिटी बनाने का टाइम होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। बट एक सिर्फ मीसल्स ही ऐसी वैक्सीन है जो आपका नेचुरल, उससे इम्यूनिटी नेचुरल होने से, ओकरिंग से पहले बना सकती है, इस वजह से मिक्सल वैक्सीन आपकी इसके अंदर एक्सेप्शन होती है। बाकी जितनी आपकी वैक्सीन है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लाइव वैक्सीन तो एकदम एब्सोल्यूट एकदम है, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर हमारे आते हैं 3, टाइफॉइड, कोलेरा, टेटनस, ठीक है। बट पर ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज वहाँ पे काम करने जाएंगे या करते हैं, उनको मैंडेटरी होता है, पहले से लगा के भेजी जाए टीम होती है जो भेजी जाती है वहाँ पे, उनको टाइफॉइड, कोलेरा, टेटनस की यहाँ पे लगी होती है ऑलरेडी ये वाली वैक्सीनेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेप इज क्लोरीनेशन इन ऑल वाटर, ताकि ये बीमारियां ना फैले तो हमें क्लोरीनेशन करनी पड़ेगी। मिनिमम जो है क्लोरीनेशन डेट रिक्वायर्स इज 0.7 mg पर लीटर, और प्रेफर्ड तो आपका मोर देन 1 mg पर लीटर। क्यों कर देते हैं मोर इतना ज़्यादा, क्यों, क्योंकि ये बात है कि बीमारी थोड़ी ज़्यादा फैलने के चांस है, तो हमें थोड़ा सा हाई क्लोरीनेशन करना पड़ेगा ताकि बीमारी ना फैले आपकी, या फिर आपका थोड़े टाइम तक, थोड़ा ज़्यादा टाइम तक वो रहे मतलब क्लोरीनेशन वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। फर्स्ट आपके है नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, होम अफेयर्स। नोडल सेंटर कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट होता है इसका। मैक्सिमम मोर्टेलिटी हाइड्रोलॉजिकल फ्लड, मतलब सबसे ज़्यादा मौतें किस में होती हैं आपकी, अर्थक्वेक नहीं होता है गाइज, वो होता है फ्लड। फ्लड के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, कभी देखना न्यूज़, वहाँ पे आपको पता चलेगा। वर्ल्ड डिजास्टर रिडक्शन डे होता है अपना 13 अक्टूबर को। वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर वर्ल्ड का जो है वो गाइज आपकी चेरनोबिल वाली नहीं है, डेट इज़ भोपाल गैस स्ट्रेटजी। कब हुई थी वो, 3/12/1984 को, 3 दिसंबर 1984, ठीक है। कई बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आती है। उसके बाद उसमें गैस कौन सी रिलीज हुई थी गाइस, डेट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर हम इसकी बात करें कौन से टाइप का ये एपिडेमिक था, दिस इज सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं गाइस, हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, तभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है गाइस। जो बात करें PHC की बात करें, PHC जो है उसकी डेफिनेशन गिवन एट अल्माटा कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी गई थी 1978 के अंदर। असेंशियल हेल्थ केयर, इसके अंदर 4 A's आते हैं गाइज आपकी, डेट इज एक्सेप्टेबल, अवेलेबिलिटी, असेसिबल। ये जो आप हेल्थ केयर आप प्रोवाइड करा रहे हो असेंशियल, डेट इज एक्सेप्टेबल टू पॉपुलेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन को, ऐसा नहीं है अवेलेबल ही नहीं है फिर क्या फ़ायदा है, असेसिबल होना चाहिए इजीली, एंड ऑफ कोर्स ये फ्री होता है तो ये अफोर्डेबल होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल ही नहीं है गवर्नमेंट के, उसको चला नहीं पा रही, अफोर्डेबल भी होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। तो हमारे इसके अंदर 4 A's होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ELEMENTS से याद कर सकते हो आप, ये 8 ही वर्ड हैं तो 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ई समझते हैं। ई क्या होता है, एसेंशियल ड्रग्स, मैक्स क्वांटिटी, मोस्ट एसेंशियल। जैसे PCM, पैरासीटामोल के बिना कोई भी आपका हॉस्पिटल या कोई भी डिस्पेंसरी भी हो छोटी सी, वो नहीं चल सकती, तो ई से एसेंशियल ड्रग्स। टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एक PHC के अंदर 33 to 38 होते हैं एग्जैक्ट,
अगर आपको वहाँ पे एक सिंगल आंसर करना हो तो 35 आप वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद एल की बात है, डेट इज़ लोकली एंडेमिक डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। एज ई से एजुकेशन, एजुकेशन ये नहीं 9वीं 10वीं वाला नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बात है। एम से MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड्स फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ई से हो गया आपका वहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1978, नाउ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 बाय एडिंग मीसल्स वैक्सीन। जो पहले आपकी 1978 के अंदर वहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता था, अब वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया 1985, उसके अंदर मिसल्स वैक्सीन ऐड होने के बाद, ठीक है। वहाँ पे पूरा उनका सिस्टम बहुत अच्छे से एकदम चेंज हो गया है। और एम से मैं दोबारा से बता दूं, MCH ध्यान रखना है इधर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो याद रह जाती हैं, एम से MCH वाला याद नहीं रहता है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ये इसके अंदर PHC के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, फ्री के अंदर वहाँ पे। और उसके बाद फैमिली प्लानिंग भी आपको वहाँ पे करवाई जाती है PHC में। उसके बाद N से न्यूट्रिशन है गाइज, ठीक है। टी से ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंटिस, कॉमन एलिमेंटिस कौन से हो गए, जैसे मेल न्यूट्रिशन हो गया आपका, निमोनिया हो गया आपका, डायरिया हो गया आपका, इस टाइप के। और एस से सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन, मतलब नॉर्मल सा मैं कह सकता हूँ कि एक PHC के अंदर हमें एक साफ़ पानी मिलेगा, सैनिटेशन मिलेगा, वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन खाना भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये PHC के 8 एलिमेंट्स हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल के अंदर 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ पढ़ ली है अभी तक, 4A पढ़ लिए हैं, ठीक है, 8 एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल 4 पिलर्स के बारे में जानते हैं कौन से होते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है आपका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आशा वर्कर या फिर चाइनीज़ बेयर फूड डॉक्टर्स भी होते हैं। अब ये चाइनीज़ बेयर फूड डॉक्टर्स किसको कहते हैं, जैसे अपने इधर आशा वर्कर है, या फिर ऐसे ही चाइना के अंदर चाइनीज़ बेयर फूड, जो वहाँ पे राइस फार्मर्स थे उनको भी थोड़ा थोड़ा सिखा दिया जाता था, तो इसलिए उनको चाइनीज़ बेयर फुट डॉक्टर्स कहा जाता है। और वो राइस के अंदर ऐसे बिना जूतों के काम करते हैं, तो इसीलिए बेयर फुट कहा जाता है, इसलिए चाइनीज़ बेयर फुट डॉक्टर्स, ठीक है। अब ऐसे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात करें, चीप टेक बट रिजल्ट्स लाइक एक्सपेंसिव, एग्जाम्पल ORS आपका 20 रुपये का पैकेज आता है सिर्फ, और 20 रुपये के अंदर आप इससे ना काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद गाइज जैसे एक्सक्लूसिव बेड, वो ORS के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। उसके बाद शाकी स्टेप हो गया, शाकी स्टेप इतना मतलब मेरे ख्याल से 10 रुपये का शाकी स्टेप आता है, मतलब कागज़ का बना हुआ आता है, वो वाले की बात है, 10 रुपये का आता है। आप उससे बिल्कुल आराम से नाप सकते हो कि मेल न्यूट्रिशन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद RR एलिवेशन न्यूमोनिया, ठीक है, आप उससे RR से पता लगा सकते हो, रेस्पिरेटर से पता लगा सकते हो कि एलिवेशन है या नहीं है, बच्चों के अंदर जो करते हैं। उसके बाद है स्टैंड पाइप, सिंगल पाइप फॉर विलेज। ये क्या चीज़ होती है स्टैंड पाइप, देखो ये फोटो लगी हुई है, इस फोटो से क्या दिखाई दे रहा है आपको गाइस, मतलब आपके लिए जूम कर देता हूँ मैं। ये गाइस सबसे पहली चीज़, जब भी किसी विलेज के अंदर हम वो बनाते हैं, किसी विलेज के अंदर हम आपका ये लगा लो वहाँ पे नई नई पाइपलाइन आती है, तो वो पाइपलाइन आपको घरों तक जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे तो 1000 घर होंगे एक विलेज के अंदर, तो उन 1000 घर तक जोड़ने के लिए आपको तो 6 महीने लग जाएंगे, आपको साल भर लग जाए। तो इससे अच्छा आप क्या करो, एक है ना, सबसे पहले एक है ना ऐसे पूरा का पूरा एक स्टैंड अलोन पाइप बना दिया जाता है आपका, ठीक है। ये एक पाइप कॉमन पाइप दे दिया जाता है, ये विलेज है जैसे उसके सेंटर सी में दे दिया जाता है, तो सारे जने आके भर सकते हैं वहाँ पे पानी, ठीक है, ऐसे। तो इसको कहते हैं स्टैंड अलोन पाइप। और ये आपकी फ़ोटो या फिर आपका डायग्राम देके कई बार पूछा गया, तो याद रखना इसे गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइज इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, 4th पिलर है इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, सारे सेक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करने चाहिए। दोबारा से देख लेते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। तो ये हो गए आपके 4 पिलर्स, 4 A's थे, 8 एलिमेंट्स थे, एंड दोबारा से 4 आपके इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अब उसके बाद गाइज सबसे पहले, अब उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ केयर लेवल्स, ठीक है। हेल्थ केयर लेवल्स कौन से क्या होते हैं आपके, सबसे पहला होता है गाइज आपका प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी PHC होता है। PHC के अंदर फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेवल, मतलब कोई पेशेंट है वो सबसे पहले PHC के अंदर आता है, सॉरी वो सब सेंटर, PHC और सब सेंटर दोनों को ही असल में एक्चुअली में फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेवल कहा जाता है, कहीं पे सब सेंटर होते हैं, कहीं पे PHC भी होते हैं, ठीक है।
अब ये जो होते हैं फर्स्ट कॉन्टेक्ट लेवल होते हैं, कोई भी पेशेंट होता है सबसे पहले यहाँ पे जाता है। इसके बाद अगर यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो पाता है देन उसको फर्स्ट रेफरल जो यूनिट होती है हमारी, जो फर्स्ट पहली जगह उसको जो रेफर किया जाता है डेट इज CHC। सेकेंडरी जो हमारा लेवल है यहाँ पे उसको फर्स्ट रेफर किया जाता है। यहाँ पे भी इलाज नहीं होता है देन सेकेंड रेफरल जो हमारी यूनिट होती है डेट इज टर्शरी। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस एंड उसके हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर अराउंड लगभग ऑन एवरेज 3 हॉस्पिटल आते हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद गाइस प्लेन्स, हिली, बेड्स एंड स्टाफ क्या क्या, प्लेन एरिया, हिली एरिया के मतलब पॉपुलेशन नॉर्म्स की बातें कर लेते हैं। उसके बाद बेड्स कितने हैं, स्टाफ कितने। सबसे पहले आपका सब सेंटर प्लेन के अंदर एक होना चाहिए 5,000 पॉपुलेशन के लिए, हिली एरिया के अंदर एक होना चाहिए 3,000 पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका गाइस बेड्स जो होने चाहिए 2 होने चाहिए, स्टाफ जो होना चाहिए आपका 3 से 4 लोगों का स्टाफ आपका होता है सब सेंटर के अंदर। 2 बेड होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए 3 या 4। उसके बाद गाइस PHC प्लेन्स के अंदर 1/30,000। उसके बाद हिली के अंदर 1/2,000 नहीं है गाइस, ये 20,000 है। ठीक है, याद रखना 1/20,000 बेड्स होने चाहिए। 0 मतलब 4 से 6 आपके बेड्स होने चाहिए। स्टाफ जो होना चाहिए आपका 13 से 21 का स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, याद करो इनको, रट्टे मारो बैठ बैठ के। उसके बाद एक बार देख भी लोगे ना तो भी है ना, मतलब क्वेश्चन के अंदर जब लिखाई देगा, MCQ दिखाई देगा तो एकदम माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये वाला आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद CHC की बात करें, आपका जो आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है प्लेन्स के अंदर 1 सेंटर होना चाहिए 1,20,000 पॉपुलेशन के लिए। हिली एरियाज के अंदर आपका हिमाचल जैसे शहरों के अंदर होना चाहिए 1 सेंटर फॉर 80,000 के लिए। वहाँ पे बेड्स होने चाहिए आपके मिनिमम 30। ठीक है, स्टाफ 46 to 52 पीपल्स का वहाँ पे होना चाहिए। और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो नॉट स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ये नहीं है, कितना भी हो सकता है। कई बेड आपने देखे, कई आपने मेडिकल कॉलेज देखे हो 100 बेड से लेके 5,000 तक के होते हैं। डेट डजन कि मतलब उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक है नहीं, कोई गाइडलाइंस है नहीं, वो उनके हिसाब से बनाते हैं अपना। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखा जाए अगर वैसे PHC की बात की जाए तो इंडिया में कितने हैं, 25,000 से ज़्यादा है, मोर देन 25,000 PHC इन इंडिया। उसके बाद स्कूल हेल्थ इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PHC, ये भी वो PHC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोस्ट पेरिफेरल यूनिट इन RCH प्रोग्राम इज सब सेंटर, याद रखना RCH प्रोग्राम में जो पेरिफेरल आपकी यूनिट है डेट इज सब सेंटर। अब आगे चलते हैं सब सेंटर। सब सेंटर में की फंक्शनिंग, जो आपका की हेल्थ फंक्शनरी जो होता है सब सेंटर के अंदर वो कौन होता है, डेट इज MPW मल्टीपर्पस वर्कर। ठीक है, मल्टीपर्पस वर्कर के 2 टाइप होते हैं, मल्टीपर्पस वर्कर मेल, मल्टीपर्पस वर्कर फीमेल। ठीक है, और उसके बाद आता है हेल्पर। तो यहाँ पे ये सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, टाइप A एंड टाइप B। टाइप A के अंदर डिलीवरी फैसिलिटी नहीं होती है, टाइप B के अंदर डिलीवरी फैसिलिटी होती है। और उसके अंदर दोनों के अंदर आपका देखा जाए तो इतना ध्यान रख सकते हो कि वैसे टाइप A के अंदर नहीं होती है तो वहाँ पे एक स्टाफ रख सकते हो आप। ठीक है, 1 मेल रख लिया, 1 फीमेल रख लिया, 1 हेल्पर रख लिया। पर जो टाइप B है वहाँ पे डिलीवरी होती है तो वहाँ पे 1 आपका मेल, 2 फीमेल और 1 आपका हेल्पर, तो 4 से काम चल जाएगा। टाइप A के अंदर 3 होते हैं आपके। ठीक है, अब आगे आते हैं गाइस PHC के ऊपर। PHC के अंदर आपका टाइप A PHC होता है एंड टाइप B PHC होता है। ये कैसे, नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर डिपेंड करता है ये आपका मेनली। अगर आपकी लेस देन 20 से डिलीवरी है आपकी, वहाँ पे लेस देन 20 डिलीवरीज आपकी वहाँ पे हो सकती हैं, दैट इज टाइप A। और मोर देन 20 है तो टाइप B है आपका। वहाँ पे MBBS MO होता है आपका मेडिकल ऑफिसर, एक आयुष MO भी होता है, एक हेल्थ असिस्टेंट भी होते हैं, डेट इज मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं वहाँ पे हेल्थ असिस्टेंट। ठीक है, अब जो आयुष वो MBBS MO है जो वहाँ पे टाइप A के अंदर लेस देन 20 वहाँ पे डिलीवरीज कैरी ऑन होती है तो 1 की 1 से काम चल जाता है, पर अगर मोर देन 20 है तो 2 होनी चाहिए आपकी MBBS MO। उसके बाद आयुष MO वहाँ पे 1 होना चाहिए। और आपका टाइप B के अंदर ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पे आप इसकी देख सकते हो। अगर टोटल स्टाफ की बात की जाए तो टाइप A के अंदर 13 से 18 का स्टाफ होता है, 13 to 18 पर्सनस का स्टाफ होता है। टाइप B के अंदर 14 to 21 पर्सनस का स्टाफ होता है। अब आगे चलते हैं CHC के अंदर। CHC गाइस यहाँ पे MD MS यहाँ पे होते हैं आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे हमारे
9 स्पेशलिस्ट टोटल होते हैं, यहाँ पे से स्टार्ट होते हैं आपके एमडी एमएस डॉक्टर। इससे नीचे वाले के अंदर आपका हमने पीएचसी के अंदर देखा एम, वो आपका जो एमओ है एमबीबीएस एमओ ही वहाँ पे होता है। सबसे पहला सर्जन होता है, सर्जन है तो ऑफकोर्स एक एनेस्थेसिस्ट भी होगा, और एक मेडिसन और ऑब्सगाइनी और पीडियाट्रिशियन तो बहुत मैंडेटरी है, इनके बिना तो चलते ही नहीं है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी आपको बहुत मैंडेटरी होता है, पीएसएम वाला तो ये भी होता है। मतलब ये आपके मेन है, डेट इज सर्जन प्लस एनेस्थेटिस्ट प्लस एमडी ऑब्सगाइनी पीडियाट्रिशियन ऑप्थेल्मोस्ट, उसके बाद पीएसएम डेट इज डेंटल एंड आयुष। ठीक है, ये आपके होते हैं टोटल 9 टाइप के वहाँ पे एक सीएचसी के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आता है गाइज हमारा यहाँ पे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स। ठीक है, सबसे नीचे जो नीचे काम करते हैं आपके ग्रास रूट लेवल, मतलब फील्ड में एग्जैक्टली कौन काम करते हैं आपके। सबसे पहला है आपका आशा वर्कर आती है, डेट इज, उसके बाद आता है मल्टीपर्पज वर्कर, फिर आपका आता है VHG। ये VHG क्या होता है, विलेज हेल्थ गाइड को कहते हैं VHG। फिर TBA आता है, डेट इज ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। देन आता है ऑक्सिल AWW, डेट इज, ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये AWW आंगनवाड़ी वर्कर्स आते हैं आपके गाइस। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन के अंदर गाइस सबसे पहले जो आशा वर्कर होते हैं वो विलेज के होते हैं, विलेज के अंदर काम करते हैं, विलेज लेवल पे। मल्टीपर्पज़ वर्कर हमने अभी ऊपर पढ़ा, सब सेंटर पे काम करते हैं। VHG जो होते हैं वो भी विलेज लेवल पे काम करते हैं, TBA भी विलेज लेवल पे काम करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर तो आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर ही होते हैं। अगर हम इसके पॉपुलेशन नॉर्म्स देखा जाए तो जो आपके आशा वर्कर है 2 होते हैं 1000 के लिए, और आपके जो MPW होते हैं 1 है 5000 के लिए। जो VHG हैं विलेज हेल्थ गाइड जो होते हैं वो भी 1/1000 के लिए होते हैं, और उसके बाद जो आपके TBA होते हैं वो भी 1/1000 के लिए होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको ये याद नहीं रहती, मैंने ऊपर यहाँ लिख रखी हैं, देखो तो आपका TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, आशा का एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है, ये मैंने आपकी कॉमन आपकी लिख रखी है, ये पूछी जाती हैं तभी मैंने लिख रखी है, याद रखना आपको इनकी सबकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, और आशा की एजुकेशन क्या होती है, 10th एजुकेशन होती है। मल्टीपर्पज़ वर्कर की होती है 12th मिनिमम। उसके बाद विलेज हेल्थ गाइड की होती है 6th आपकी मिनिमम। TBA का ऐसा कोई वो नहीं है, कितनी भी हो सकती है, कोई ऐसी मतलब स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर की 10th होती है। उसके बाद गाइज वैसे तो आशा की भी नहीं ऐसी कोई वो होती, ठीक है, ये भी डिपेंडेंट होती है, बट फिर भी एक नॉर्म 10th का दिया गया है। फिर भी आजकल 10th पास काफ़ी होते हैं तो इसलिए नॉर्म दिया गया है। ठीक है, किसी विलेज के अंदर अगर नहीं है 10th पास तो वहाँ पे दूसरी भी हो सकती है, ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे देखेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग्स 23 डेज 12 मंथ्स ये आप पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आशा वर्कर गाइज, आशा वर्कर की सबसे पहले नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन के अंदर अंडरगेटेड इनको बनाया गया था। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, याद रखना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बार बार तभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर इनकी एज देखा जाए 25 to 45 ईयर एज होती है, मेनली फीमेल्स ही होती है, मेनली क्या फीमेल्स ही होती हैं, रेजिडेंट ऑफ सेम विलेज। फीमेल्स इसलिए बनाई जाती है क्योंकि मेल्स तो फिर भी अपना काम चला लेते हैं, फीमेल्स अपने मतलब अपना ज़्यादा कुछ बता नहीं पाती। मेल अगर मेल को वर्कर को रखेंगे तो फीमेल्स को काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए फीमेल ही बनाई जाती है। ठीक है, सिलेक्टेड बाय, किसके द्वारा सिलेक्ट की जाती है, डेट इज विलेज पंचायत के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, अकाउंटेबल भी ये विलेज पंचायत या ग्राम सभा को होती है आपकी। उसके बाद ब्रिज बिटवीन ANM एंड विलेज के बीच में होती है। ठीक है गाइस, ट्रेनिंग भी इनकी होती है ANM की तरफ से। ठीक है, और या फिर आपका AWW की आपकी लगा लो, ये दोनों आपकी मिलके ट्रेनिंग करते हैं आपका। ठीक है, इम्पैक्ट इंडिकेटर्स जो होते हैं लेस IMR इनका जो होता है, मतलब मेनली डेट इज़ आपका लेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, या फिर TB केसेस को ध्यान रखना, लेप्रेसी केसेस को ध्यान रखना, PEM रेट्स को ध्यान रखना। व्हाट इज PEM, डेट इज़ आपका सो गाइज व्हाट इज PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को हम PEM कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आशा के बारे में देख लिया।
उसके बाद गाइस पॉपुलेशन नॉर्म्स के बारे में देखते हैं। पॉपुलेशन नॉर्म्स के अंदर गाइस 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन, वैसे बता रहा हूँ ये ऑलरेडी अचीव हम कर चुके हैं। अब हमारा जो एक्चुअली में जो है वो 2 डॉक्टर्स के आसपास चल रहा है, कि मतलब 2 डॉक्टर हमें करने हैं, ठीक है। बट इसको आप है ना ऐसे अगर मैं कहूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1 के आसपास ही आप याद रखो तो ठीक है। उसके बाद गाइस 3 नर्सिस पर 1 डॉक्टर, तो हम ये भी कह सकते हैं 3 नर्सिस पर 1000 पॉपुलेशन, बिल्कुल। 1 लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन, 1 फार्मासिस्ट पर 10,000 पॉपुलेशन, 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पर 5 लाख पॉपुलेशन या 5 CHCs के अंदर 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से काम चल सकता है, ठीक है। एक ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कर देते हैं। जो CHC है उसके अंदर हमने देखा था 1,20,000 के आसपास हमारी पॉपुलेशन है, तो 1 ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मंडे को इस वाले में, ट्यूसडे को इस वाले में, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है कई बारी अगर कमी हो तो। वैसे तो एक पे रखा जाता है, पर कमी हो तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। 1 TB माइक्रोस्कोपी पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 मलेरिया माइक्रोस्कोपी पर 2,20,000 पॉपुलेशन, 1 सेट सेंटर। व्हाट इज सेट सेंटर, पहले देख लेते हैं। 20,000 to 25,000 सेट सेंटर गाइज ये लेप्रेसी वाले सेंटर होते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म देखा जाए डेट इज सर्वे एजुकेशन ट्रीटमेंट, ये लेप्रेसी वाले आपके सेंटर होते हैं, सेट सेंटर। उसके बाद गाइज स्टेट मेडिसिन की बात करी जाए, फ्री मेडिकल केयर बाय गवर्नमेंट। सोशलाइज्ड मेडिकेशन क्या होती है, फ्री मेडिकल केयर बाय गवर्नमेंट बट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। स्टेट मेडिसिन फ्री मेडिकल केयर बाय गवर्नमेंट, सोशलाइज मेडिसिन फ्री मेडिकल केयर बाय गवर्नमेंट बट रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल्स। और ये सोशलाइज मेडिसिन आपका सबसे पहले अगर इसका कंसेप्ट किसी ने लॉन्च किया था वो हुआ था रशिया के अंदर आपका, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गिवन हेल्थ रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटेड पावर्स बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स, ठीक है। PRI क्या होता है गाइस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गिवन हेल्थ रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटेड पावर्स बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स के उनको वो अपनी हेल्थ रिलेटेड पावर्स दी गई हैं, ठीक है। इसके अंदर गाइस जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायती समिति ब्लॉक, एंड पंचायत होती है विलेज लेवल पे, ठीक है। अब उसके बाद गाइस आता है आयुष, ठीक है। इतना ध्यान रख लूँ, देख लेता हूँ इन सब के अंदर आपको आशा का जरूर पता होना चाहिए, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आशा का वो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो चलो आयुष, ठीक है। आयुष के बारे में आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ए से क्या होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा, यू से होता है आपका यूनानी, एस से होता है आपका सिद्धा, एच से होता है होम्योपैथी। इनके अंदर से आपकी 3 इंडियन है, 2 ग्रीक हैं। 3 इंडियन डेट इज आयुर्वेदा सबको पता है, वाई से योगा वो भी इंडियन है सबको पता है, योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। उसके बाद आपका वो सिद्धा जो है वो भी इंडियन है। उसके बाद आपका यूनानी एंड होम्योपैथी वो ग्रीक है। होम्योपैथी का कंसेप्ट सबसे पहले किसने की, वो क्या नाम है, फादर ऑफ होम्योपैथी किसको कहा जाता है, डेट इज सैमुअल हैनमैन, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ, सैमुअल हैनेमन, ठीक है। हेल्थ प्लानिंग की बात करते हैं गाइस। वैसे छोटे छोटे टॉपिक से मैं आपको इतना लिख के देता हूँ, अगर ये सिंगल वीडियो के अंदर देखा जाए ना तो हम अराउंड 7 to 8 मार्क्स इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। लगभग एक जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना आपको, ये टॉपिक, ये इन टॉपिक से आप ये अंदाज़ा लगा लो, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही आता है, मिनिमम से मिनिमम आता है। हाँ जी गाइस, तो अगला टॉपिक है हमारा हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग के अंदर डेफिनेशन हम देखते हैं, डेट इज ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड गोल। तो सबसे पहले इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनी स्पेसिफिक प्री प्लान्ड एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी की हमें प्लान करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, पहले एक बार आप ये चीज़ें समझ लो। एनी स्पेसिफिक प्री प्लान्ड एक्टिविटी को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर टारगेट, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन, टाइमलाइन जो है ईयर वाली होती है हमारी मेनली, ठीक है। डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन, उसको टारगेट। फिर गोल जो है हमारा अल्टीमेट डिजायर स्टेट, ऑल और नन फिनोमेना ये फॉलो करता है, ऑल्सो नॉट कंस्ट्रेंड बाय टाइम एंड रिसोर्सेस, ठीक है। गोल जो होता है अल्टीमेट डिजायर स्टेट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टीबी के लिए है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, तो इसका गोल है, डेट इज एलिमिनेट टीबी, ठीक है, बाय 2030 या वो
ये हमारा आ जाएगा टारगेट कि 2020 वो 2030 तक हमें ये एलिमिनेट करनी है। ये हमारा टारगेट आ गया, गोल हो गया एलिमिनेट टीबी या फिर प्रोग्राम। अब चाहे उसके अंदर 2040 तक लग जाए या कितना ही हमारे रिसोर्सेज पैसा लग जाए, ठीक है, गोल इसके ऊपर कंस्ट्रेंट नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसके अंदर हो सकते हैं गाइस, लेस इंसिडेंस बाय 80%, लेस मोर्टेलिटी बाय 90%। तो ऑब्जेक्टिव एनी स्पेसिफिक प्री प्लान्ड एक्टिविटी को कहा जाता है, ठीक है। अब गाइज आपकी जो है हमारी हेल्थ प्लानिंग कमिटीज़ होती हैं कुछ अराउंड, ये आपकी 8 कमिटीज़ हैं, ठीक है, 8 कमिटीज़ हैं, ये आपको सारी याद करनी है। इनके कुछ कुछ ही बताऊंगा जो जो इम्पोर्टेंट है। भोर कमेटी जो 1946 आज़ादी से 1 साल पहले आई थी, इन्होंने रिकमेंड किया था। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है इन्हें। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था पीएचसी का, 1 पीएचसी होना चाहिए 40,000 पॉपुलेशन के लिए, शॉर्ट टर्म ये प्लान था। उसके बाद 3 मिलियन प्लान था इनका लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके अंदर था कि आपका 75 बेड्स प्राइमरी लेवल पे होने चाहिए, 650 आपके सेकेंडरी लेवल पे, वो 2500 2,500 बेड आपके टर्शरी लेवल पे होने चाहिए। और फिर स्कूल हेल्थ का, सोशल फिजिशियंस, जो आपकी इंटर्नशिप होती है गाइस, जब आप ये जो एफएमजी पास करके करोगे 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, उसमें से 3 मंथ्स की आपकी पीएसएम होती है वो सिर्फ। तो सोशल फिजिशियंस का भी इन्होंने ही दिया था। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ का भी दिया था। फिर उसके बाद गाइस आई थी मुदलेर कमेटी 1962 के अंदर, हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी इसको कहा जाता है। 1 पीएचसी 40,000, सेम वही भोर कमेटी वाला है। ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज इन्होंने कहा था कि ये लेके आएंगे, मतलब रिकमेंड किया था, बट वो अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया। उसके बाद चड्डा कमेटी मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम NMEP इन्होंने लाया था। 1 बेसिक हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये एक वर्कर है जैसे, जो कि एक चड्डी पहनता है, ठीक है। अब ये जो है इसके थाइस खुले रहते हैं तो मलेरिया हो जाएगा, इसको मलेरिया यहाँ से याद आ जाएगा। और ये आपको एक चड्डी पहनने वाला वर्कर याद आ सकता है इससे, ठीक है, बुरा मत मानना, बट याद करने का तरीका यही है। अब आगे चलते हैं मुखर्जी कम्युनिटी, ठीक है। मुखर्जी कम्युनिटी का आप ऐसे याद कर सकते हो, मुखर्जी कम्युनिटी का घर बार अच्छा नहीं चलता है, तो उन्होंने डीलिंग कर दिया मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग के लिए, वो मलेरिया एंड फैमिली प्लानिंग को डीलिंग कर दिया। बेसिक हेल्थ सर्विसेज का इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था 1965 एंड 1966, ये याद रखना डेट्स। फिर उसके बाद जंगल वाला कम्युनिटी आता है। जंगल वाला कम्युनिटी वैसे तो पीपल्स के लिए ठीक थे, पर डॉक्टर्स के लिए आप एज अ डॉक्टर सोचो खुद के लिए, तो जंगल वाला आप उसको ऐसे जंगली जंगली करके याद कर सकते हो कि जंगली कैसे लोग हैं, डॉक्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? इन्होंने बैन ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स ये लगा दिया था। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज किया था। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जंगल वाला कमेटी ही लेके आई थी। फिर उसके बाद आती है गाइस करतार सिंह कमेटी 1973 के अंदर, जिन्होंने मल्टीपर्पस वर्कर, करतार सिंह से ऐसा याद कर सकते हो, पंजाब साइड के लोग काफ़ी आपके एक्टिव होते हैं, काफ़ी मल्टीपल काम कर सकते हैं वो, डेट इज़ मल्टीपर्पस वर्कर, ठीक है। श्रीवास्तव कमेटी को बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, इसमें काफ़ी कुछ पूछा गया है इसीलिए। ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, रोम स्कीम इन्होंने रिकमेंड की थी। व्हाट इज रोम स्कीम? रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। फिर उसके बाद विलेज हेल्थ गाइड ये लेके आए थे, एंड हेल्थ असिस्टेंट का भी इन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था। फिर उसके बाद बैंड्स ऑफ सेमी प्रोफेशनल एंड पैरा प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स। फिर उसके बाद रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स, जो आपका अभी हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी लेवल फर्स्ट लेवल का, उसके बाद प्राइमरी वो रेफरल यूनिट, सेकेंडरी रेफरल यूनिट, ठीक है। तो ये वही लेके आए थे आपके श्रीवास्तव कमेटी वाले। उसके बाद आता है गाइस एक आखिरी जो अभी हाल फिलहाल के अंदर चली हुई है, सबसे लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट आपकी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज लेटेस्ट। एचलेक कमेटी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इन्होंने ही हमें वो क्या नाम है रिकमेंड किया है। 3.5 ईयर रूरल ग्रेजुएट MBBS कोर्स BRHC का भी इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। एचलेक की फुल फॉर्म है हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये 8 हैं, इनको अच्छे से याद करना। आप क्या कर सकते हो, इनको एक बार जब मेरी वीडियो देख लोगे तो प्लीज़ आप एक बार इनका एक रिवीजन कर लेना। ऐसा नहीं है आधा घंटा बैठ के इन्हीं के ऊपर बैठे हो, प्लीज़ एक रिवीजन अच्छे से कर लेना। फिर आता है गाइज हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर हेल्थ मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसके अंदर एक टेक्निक है CBA, एक टेक्निक है CEA। दोनों को मैं बताता हूँ। CBA की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CEA की होती है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस।
अब जैसे टीबी प्रोग्राम एग्जांपल से समझते हैं, टीबी प्रोग्राम इज सेविंग मिलियंस ऑफ मनी टू गवर्नमेंट, टीबी प्रोग्राम इज सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ। सीईए का मतलब हो गया टीबी प्रोग्राम इज सेविंग मिलियंस ऑफ लाइफ, आउटपुट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब सीबीए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, मतलब टीबी प्रोग्राम इज सेविंग मिलियंस ऑफ मनी टू गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, वैसे तो सेव नहीं कर रहा, बट ये एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सीबीए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आउटपुट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन मॉनेटरी टर्म्स। सीईए जो है कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, आउटपुट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस के अंदर गाइस कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स। जैसे हम दोबारा से टीबी के लिए, टीबी के अंदर हम 2 टेस्ट कर सकते हैं, स्पूटम जिसकी 90% सेंसिटिविटी होती है, पीसीआर कर सकते हैं जिसकी 100% सेंसिटिविटी होती है, पर वो 2000 रुपये का कॉस्ट करता है, वहीं पे स्पूटम हमें 5 रुपये का कॉस्ट करता है। तो स्पूटम गाइज हम ये लगा सकते हो आप, मास पॉपुलेशन के अंदर करना होगा, 2000 का टेस्ट करने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं हो, वो तो काफ़ी मतलब कॉस्टली पड़ जाएगा, तो इसलिए स्पूटम टेस्ट किए जाते हैं, फिर बाद में कंफर्मेशन के लिए पीसीआर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइज आते हैं नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, लास्ट आपके जैन वाले एग्जाम के अंदर भी आया था ये। ठीक है, दोबारा से अब इसको समझते हैं। इसके अंदर एक होता है पर्ट, पर्ट इज प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन अ हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, और एक सीपीएम क्रिटिकल पाथवे मेथड। अब जैसे मैंने ये डायग्राम बना रखे, इसको समझते हैं। इस डायग्राम को सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। ए, जैसे वैक्सीन, आपने सोचा मैं वैक्सीन ड्राइव चलाऊंगा एक विलेज के अंदर, तो आपने सोचा वैक्सीन का जुगाड़ किया, प्लान ए। देन आपने वो क्या नाम है, किसी कमर्शियल के अंदर, टीवी के अंदर, आप अखबार के अंदर दिया, दैट इज़ प्लान बी। आपने लाउड स्पीकर्स करे तब भी एफ के साथ। फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं, मल्टीपल जगह पे कैंप्स लगाए, प्लान सी। फिर आपने पूरा का पूरा मतलब आपने ये लगा लीजिए, लगा दिए आपने इम्यूनिटी, प्लान डी। फिर उसके बाद एक स्टेप ई। तो ये जो मल्टीपल स्टेप्स जो आ जाते हैं इसको हम कहते हैं पर्ट। ठीक है, अब इसके बाद जो क्रिटिकल पाथवे मेथड होता है, जो सबसे लंबा इसके अंदर पाथवे होगा, डेट इज कॉल्ड सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ इसके अंदर आएगा। देखो इसके अंदर देखा जाए ना, 2 पाथ हैं, ए बी एफ डी। ठीक है, और ए बी सी जी डी। अब इनके अंदर ना हम करते हैं, जैसे ये वाला इसमें 2 वीक्स ले, 2 + 6 8, 8 + 7 आपका 15, 15 के बाद यहाँ पे 2, 15 16 17, ये 17 का आ गया आपका। वेट, हाँ ठीक है, तो गाइज ये 17 का आ गया आपका। उसके बाद ये 17 उसका हो गया आपका, 17 वीक्स का हो गया ये वाला पाथवे। ठीक है, अब एक ये इसको देख लेते हैं, 2 वीक्स, 2 + 1 3, 3 के बाद हमारा आ गया 4, 4 के अंदर 3 + 4 7, 7 5 7 8, सॉरी 7 8 9 10, ये 10 वीक्स का आ गया। तो क्रिटिकल पाथवे कौन सा होगा, ऊपर वाला, जो सबसे लंबा है, जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का है, जो सबसे ज़्यादा लंबा नहीं, जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाले को हम क्रिटिकल पाथवे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस चलते हैं आगे, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जैसे आप अपना मंथली बजट बनाते हो, इसी चीज़ को कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिक कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम, फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। ठीक है, टीबी प्रोग्राम है, 10 मिलियन उसको मिले, एलोकेट हुए, तो उन्होंने क्या किया, 2 मिलियन डायग्नोसिस के लिए, 5 मिलियन ड्रग्स के लिए, 3 मिलियन सैलरी। एज अ एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आपको 10,000 रुपये महीना मिलता है, 5,000 रुपये रेंट देने, 3,000 रुपये खाने का, 1,000 रुपये यहाँ पे, 1,000 रुपये वहाँ पे, तो डिवीजन ऑफ मनी करिए आपने, इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर जीरो बजट क्या, नो फ्रेश बजट एलोकेशन अनलेस प्रीवियस इज जीरो। मतलब आप अपने पापा से पॉकेट मनी लेते हो 10,000 रुपये की, और वो आपको अगले महीने मिलनी होती है 1 तारीख को, तो आपकी अगर पिछली के अंदर से 100 रुपये बचे होंगे तो आपको अगले मंथ के अंदर कोई भी एलोकेट बजट नहीं होगा। क्या कभी ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। पर अच्छा, इसके अंदर जो होता है हमारा वही सेम एज फाइनेंशियल ईयर होता है, मेडिकल के अंदर भी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है,
अब आगे चलते हैं गाइस, वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग किसको? सैम्पलिंग टू असेस क्वालिटी ऑफ अ वर्क इन हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल के अंदर 1000 डॉक्टर हैं तो हम 1000 के 1000 डॉक्टर की वर्क सैम्पलिंग मतलब उनका नहीं देख सकते क्वालिटी कैसी कर रहे हैं, तो हम उनके अंदर से ग्रुप उठा सकते हैं 10 का रैंडम, और वहाँ पे हम उनकी वर्क सैम्पलिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है उस हॉस्पिटल की। ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक मेंटेनेंस, स्टॉक को मेंटेन करना, उसी को इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर दो होते हैं, एबीसी एनालिसिस होता है, एक वेड एनालिसिस होता है। पहले एबीसी एनालिसिस समझते हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एबीसी की फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। 100 रुपीज़ का बजट है आपका, एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज़ का बजट है, उसके अंदर से जो 70% ऑफ प्रो क्या नाम है आपकी जो मेडिकेशन है, ये लगा लीजिए 70% जो आपके मेडिकेशन है वो 10%, सॉरी 70%, 100 रुपीज़ हैं आपके, उसके अंदर से 70 रुपीज़ आपने 10% ऑफ मेडिकेशन आएगी, महंगी दवाइयाँ। ठीक है, उसके बाद आएंगी कम महंगी दवाइयाँ आपकी, 20% ऑफ बजट आपका 20% दवाइयाँ ले गई। फिर आपकी आ गई सस्ते वाली, जैसे एसिलोक होगी, पैरासीटामोल होगी, 10% जो आपका बजट लेंगी, मतलब 100 रुपये में से सिर्फ 10 रुपये लेंगी, वो 70% हो गई। जो 20 रुपये लेंगी वो आपका 20% हो गई। ठीक है, जो आपका 70 रुपये ले गई 100 में सबसे ज़्यादा, पर आई भी 10 ही चीज़ें उसके अंदर, तो वो आपका हो गया कैटेगरी ए बी सी। अब आया समझ में थोड़ा थोड़ा? ठीक है, उसके बाद जब सेल्फ रीडिंग करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद वेड एनालिसिस, वाइटल, असेंशियल, डिजायरेबल, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले वाइटल आइटम्स को देखते हैं, वी से वाइटल। 10%, मतलब अगर एक हॉस्पिटल जैसे अब्सेंस, क्या उसकी टॉयलेट कर सकते हो आप? बिल्कुल भी नहीं। क्या एक हार्ट का हॉस्पिटल बिना हार्ट की इमरजेंसी दवाइयों के चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। उसके बाद आता है ई, असेंशियल, असेंशियल ड्रग्स कह सकते हो आप। 40% सेम टाइम, सम टाइम के लिए, सम टाइम के लिए, जैसे अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक कोई आपके पास ये लगा लीजिए आप स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है तो आप उसकी ना दूसरी दे सकते हो। ठीक है, बट वाइटल जरूरी है। क्या? जैसे एग्जांपल लगा लो आपका स्नेक वाला, कि एक हॉस्पिटल है जो स्पेशल स्नेक बाइट्स के लिए, क्या वो एंटीवेनम्स के बिना चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं, तो उसकी एब्सेंस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी। डी से डिजायरेबल। 50%, तो मतलब ऐसा है 50% जो डिजायरेबल ड्रग्स होती हैं, जो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए आप उसके बिना काम चला सकते हो। एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, आप मल्टीविटामिन्स वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इनके बिना आप लॉन्ग टाइम तक थोड़ा काम चला सकते हो। फिर इसके बाद गाइज आता है इंटरनेशनल हेल्थ। इंटरनेशनल हेल्थ के अंदर ये लोगो सबको पता होगा, डेट इज WHO लोगो। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। WHO, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब था? 7 अप्रैल 1948 को, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी कहते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे की अलग थीम होती है। 2024 में माई हेल्थ माई राइट थी। 2025 इस बार में लेटेस्ट हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स, ये वाली आपकी वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम थी, जो होता है हमेशा 7 अप्रैल 1984 को, याद रखना। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर है। ये गाइस कौन सा है? यूनिसेफ का साइन है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यहाँ पे देखोगे एक चिल्ड्रन बनाया हुआ है, एक यहाँ पे पर्सन बनाया हुआ है। ठीक है, हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क है। गोबी FF कैंपेन ये चलाते हैं, डेट इज गोबी से, जी से ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से ORS, B से ब्रेस्ट फीडिंग, I से इम्यूनाइजेशन, F से क्या है? फैमिली प्लानिंग, फूड सप्लीमेंटेशन, फीमेल एजुकेशन। ठीक है, FFF से ये हो गए, गोभी से आपका हो गया ये, गोभी FF याद रखना, अपने आप याद आ जाएगा यूनिसेफ का। ठीक है, ये किसका लोगो है? डेट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा में। लोगो और हेडक्वार्टर तो याद रहने ही रहने चाहिए हर एक उसके आपको। ये किसका? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर का है रोम इटली के अंदर, सॉरी। उसके बाद SDG, ये क्या चीज़ होती है गाइस? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको कहते हैं हम SDGs। 2016 से लेके 2030 तक के ये गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो हमें दे रखे हैं। 17 गोल्स हैं हमारे पास, 17 SDGs हैं, जिसके अंदर से 17 डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके। ठीक है, जो गोल नंबर 3 है आपका, डेट इज हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल है, जो आपका वो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। दिखा देता हूँ, देखो इस फोटो के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, थर्ड वाला, डेट इज
गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, ये वाला है आपका। फिर उसके बाद टारगेट्स भी कुछ दिए हुए हैं गाइस, टारगेट्स की बात कर लेते हैं। टारगेट 3.1 डेट इज MMR जो है लेस देन 70 लेके आनी है। टारगेट 3.2 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो 25 लेके आना है। NNMR जो ले नियोनेटल वाला लेके आना है लेस देन 12, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद गाइस आते हैं बायोटेररिज्म के ऊपर। बायोटेररिज्म के अंदर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर। पहली कैटेगरी कौन सी है? मोस्ट डेंजरस और मोस्ट इजी टू स्प्रेड, मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे खतरनाक है और इजी टू स्प्रेड भी है। कैटेगरी बी जो है लेस डेंजरस है पर लेस इजी टू स्प्रेड है। कैटेगरी सी जो है वो न्यू एमर्जिंग पैथोजेंस को कहते हैं। अब जो है कैटेगरी ए के एग्जांपल्स देखते हैं हम गाइस। एंथ्रेक्स सबसे कॉमन, मतलब लेटर्स के अंदर आप जो मूवीज के अंदर देखे वो एंथ्रेक्स ही होते हैं। लेटर्स के अंदर खोलते हैं, स्पोर्ट्स आते हैं ना, वो एंथ्रेक्स के ही होते हैं गाइस। उसके बाद स्मॉल पॉक्स, सबसे स्मॉल पॉक्स मोस्ट डेंजरस है, क्योंकि ना तो इसकी वैक्सीन है, ना कुछ है, ना कोई हर्ड इम्यूनिटी, कुछ भी नहीं है, ना हमें इलाज पता है कि कैसे ठीक करेंगे। स्मॉल पॉक्स आपका ये लगा लो, अभी तक वर्ल्ड के अंदर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल पॉक्स का आपका जीन अभी तक उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। डेट इज रशिया एंड अमेरिका, उन्होंने रखा हुआ है कंट्रोल उसके अंदर, ठीक है। प्लेग उसके बाद बोटुलिज्म मोस्ट लीथल है आपका। ये 3 तो एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स और बोटुलिज्म तो आपको याद रहना चाहिए। लीथल कैसे है? छोटी सी अमाउंट ऑफ बोटुलिज्म काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार सकती है। उसके बाद है टुलेमिया, वायरल हेमरेजिक फीवर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? इबोला, मारबर्ग एंड लेसा। तो इबोला बहुत ज़्यादा, वो आपने सुना होगा आजकल के इबोला, तो ये फैल ना जाए, तो ये काफ़ी डेंजरस है। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर आते हैं लेस डेंजरस, लेस इजी टू स्प्रेड, ब्रुसियोलिस सेटिकियोसिस, ठीक है, पढ़ लेना, मेरी थोड़ी इंग्लिश ऐसी ही है गाइस। उसके बाद मेलिडोसिस ग्लैंडर्स, एपिडेमिक टाइफस, क्यू फीवर, स्टेफटॉक्सिन, रिसिनटॉक्सिन, फूड सेफ्टी थ्रेट्स, वाटर सेफ्टी थ्रेट्स, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेजेंस, ठीक है। ये आगे कैटेगरी बी के अंदर, ये याद कर लेना, एक बार देख लेना। इनको देखने से क्या होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बैठ जाएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो एकदम जाओ ओ कैटेगरी वाला तो ये है ना। कैटेगरी सी न्यू एमर्जिंग पैथोजेंस, डेट इज निपा वायरस एंड हेंटा वायरस, 2 ही हैं, इजी है आपकी कैटेगरी सी याद करना आपके लिए। उसके बाद गाइज आता है आपका नेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के अंदर WHO इमीडिएटली नोटिफाइबल डिजीज आती हैं, जो WHO को नोटिफाई करनी है विद इन 24 आवर्स। वो अलग बात है, WHO कुछ करेगा नहीं। सबसे पहले आती है इसकी, वैसे एक वो न्यूमोनिक है पिस, पी से है पोलियो, आई से है इन्फ्लुएंजा। पोलियो आपका वाइल्ड नेचुरल वाला, वैक्सीन वाला नहीं। पी आई से है आपका इन्फ्लुएंजा ह्यूमन वाला। एस से सार्स, एस से स्मॉल पॉक्स, ठीक है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया सपोर्टेड बाय सीडा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय हेनरी ड्यूनेट, ठीक है। इसकी भी कहाँ पे है? आपकी जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद एक गाइज ये याद रखना, एम्पोरेट्रिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेल्थ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स की हेल्थ की स्टडी को हम एम्पोरेट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद गाइस एक प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, कितने वीक्स तक, कितने गेस्टेशन वीक्स तक ट्रैवल अलाउड है? अगर सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, तो डेट इज 36 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन। ट्विन है तो 32 वीक्स तक है वो सिर्फ, ठीक है। अब आगे चलते हैं गाइस जेनेटिक्स एंड हेल्थ के बारे में चलते हैं। ये आपका लोगो है, ये लोगो किसका है? डेट इज HGP का है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, जो 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 में कंप्लीट हो गया था। टू कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है। जीन्स कितने हैं? 19,500, 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट इनिशियल हेड जो हैं डॉक्टर जेम्स डी वॉटसन थे इसके, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जीन्स कितने हैं? 19,500, 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उसके अंदर। इनिशियल प्रोजेक्ट हेड वो कौन थे? डॉक्टर जेम्स डी वॉटसन, ठीक है। ये है गाइज आगे हार्डी वीनबर्ग लॉ, ये उसका डायग्राम है, अटपटा सा याद कर लेना देख के। हार्डी वीनबर्ग लॉ मतलब डायग्राम याद आना चाहिए, ऐसा नहीं ये रटने बैठ जाओ, ठीक है। सिंपल ये डायग्राम देख के याद आओ, ये तो हार्डी वीनबर्ग लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स का है ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जीन टू अनदर, ये कहता है हमारा हार्डी वीनबर्ग लॉ। A + B²
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। शायद आपकी थोड़ी यादें ताज़ा हो गई होंगी 9वीं 10वीं की, तब आप ये पढ़ते थे। अब एप्लीकेबल देखते हैं किसके ऊपर होता है ये, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्टैटिक पॉपुलेशन प्लस रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। नॉट एप्लीकेबल स्मॉल पॉपुलेशन, डायनामिक पॉपुलेशन, नॉन रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन, एसोर्टेटिव मेटिंग पॉपुलेशन, सेलेक्टिव मेटिंग पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जीन ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, इनके ऊपर ये नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आप ये अगर एप्लीकेबल वाले याद कर लोगे ना, ये याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके बाद गाइज ये क्या है, प्यूनेट स्केयर है गाइज। ये आपने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ये क्यों का किस चीज़ के लिए काम आता है, दिस इज प्रिडिक्टिंग जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन मेंडेलियन क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। ये प्यूनेट स्केयर हो गया, इसके अंदर पी है, ये क्यू है गाइज, ठीक है, ऐसे करके बनाते थे हम, याद हो तो आपका। उसके बाद गाइज आते हैं यूथेनिक्स के ऊपर, यूथेनिक्स एंड यूजेनिक्स के ऊपर। याद करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है। यूथेनिक्स के अंदर ये EN याद कर लो बस, ठीक है। यूजेन के अंदर ये जेन याद कर लो, ठीक है। EN के अंदर एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन को कहते हैं। यूजेनिक्स जो है जेनेटिक जेन से जेनेटिक्स आ जाएगा, जेनेटिक मैनिपुलेशन को कहते हैं। ये मैनिपुलेशन क्या है, टू अलो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। एग्जाम्पल डिसेबल्ड फ्रेंडली, स्कूल फॉर डाउन सिंड्रोम, मतलब एक डाउन सिंड्रोम वाले पर्सन को या फिर स्पेशल चाइल्ड को या फिर आप कह सकते हो ब्लाइंड चाइल्ड को अगर हम एक स्कूल दे दें, वो उसके लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली, हमने एनवायरमेंटली फ्रेंडली बना दिया, डेट इज कॉल्ड यूथेनिक्स। और यूजेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दी, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स हैं, डेट इज पहला है पॉजिटिव यूजेनिक्स, दूसरा है नेगेटिव यूजेनिक्स। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ाने का, इसके अंदर पॉपुलेशन घटाने का, ठीक है। पॉजिटिव यूजेनिक्स के अंदर क्या होता है, जीन थेरेपी, क्लोनिंग और IVF को हम कहते हैं पॉजिटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स के अंदर पॉपुलेशन घटाने के लिए फैमिली प्लानिंग, अबॉर्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, याद रहेगा अब आराम से। अब चलते हैं गाइज आगे। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये किसने दिया था, गिवन बाय कार्ल लैंडस्टन, ठीक है। उसके बाद ABO, 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप होते हैं। मोस्ट कॉमन एक और टाइप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। आपका सबसे मोस्ट कॉमन होता है डेट इज O ब्लड ग्रुप, और लिस्ट कॉमन होता है AB ब्लड ग्रुप, जो है 5%। O ब्लड ग्रुप होता है 40% जनता को। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, सबको पता है, यूनिवर्सल डोनर होता है O नेगेटिव। यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन सा होता है, AB पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल रिसिप्टेंट, ठीक है। क्यों होता है ये आपने पैथो के अंदर पढ़ा होगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है गाइस, H एंटीजन एब्सेंट होता है, कैन नॉट रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी एक्सेप्ट बॉम्बे ब्लड ग्रुप, से बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला बॉम्बे ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है, ये याद रखना। उसके बाद गाइस आता है आर रिसस आइसोइम्यूनाइजेशन, इफ मदर जो है RH नेगेटिव है, फिटस जो है RH पॉजिटिव है। प्रॉब्लम इन सेकंड, पहली डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं आती है, सेकंड में आती है। पहली डिलीवरी में तब आ सकती है या तो पहले कभी गलती से मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो चुका हो, एंटीबॉडीज तभी तो प्रेजेंट होगी ना, या हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन हो चुका हो विद RH पॉजिटिव, उसका फिटस था वहाँ पे अबॉर्शन कर दिया गया, ठीक है, तब भी हो सकती है। ये याद रखना। RH नेगेटिव के अंदर जब हम ये RH नेगेटिव ब्लड है, जैसे ये RH नेगेटिव है आपका, और यहाँ पे हम RH पॉजिटिव करेंगे तभी तो यहाँ पे एंटीबॉडीज इसके खिलाफ आपकी हो जाएंगी, ठीक है, तो जो जाके इसको तबाह करने लग जाएंगी, जो इसको डिस्ट्रॉय करेंगी, तभी तो प्रॉब्लम आएगी ना। उसके बाद इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, NTD से 28 वीक पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अंदर दे दो NTD, या फिर आप लेस देन 72 आवर्स ऑफ बर्थ हो चुका है उसके 72 विद इन 72 आवर्स के अंदर आप NTD दे सकते हो मदर को, ठीक है, मदर को। उसके बाद ये किस टाइप का प्रिवेंशन है, इट इज़ अ प्राइमरी स्पेसिफिक, ठीक। उसके बाद गाइज अभी इस वीडियो का आखिरी टॉपिक, डेट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कौन सा है, डिप्रेशन। डिप्रेशन भी 2-3 टाइप के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, तो सबसे कॉमन है यूनिपोलर। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे अल्कोहल डिसऑर्डर, थर्ड पे आता है स्किज़ोफ्रेनिया, फोर्थ पे आता है आपका बाइपोलर। मोस्ट कॉमन सब्सटेंस अब्यूज्ड इन इंडिया, इट इज़ टोबैको। सेकेंड मोस्ट कॉमन नार्कोटिक अब्यूज, डेट इज कैनाबिस, ठीक है। अब आगे सुसाइड्स की, सुसाइड रेट जो है गाइस 12.4 पीपल इन 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर, ये आपका सुसाइड रेट है इंडिया का। मोस्ट कॉमन सुसाइड जो है हैंगिंग का होता है,
डॉक्टर्स काफ़ी सुसाइड करते हैं, मेनली आपके न्यूरो सर्जन्स हो गए, एनेस्थीसिस्ट हो गए, ठीक है, या फिर साइकेट्रिस्ट हो गए, ये आपके मोस्ट कॉमनली आपके सुसाइड करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम एंड एक्ट जो देख लेते हैं आपका इसके मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग। पहला है आपका NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982, NMH एक्ट 1987, ठीक है। तो NMH केयर एक्ट जो है ये जो आपका NMH नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट जो है आपका 1987, उसको कन्वर्ट कर दिया गया था NMH केयर एक्ट के अंदर 2011 के अंदर। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को हटा के? डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। पहले 2011 से पहले सुसाइड भी एक क्रिमिनल ऑफेंस था, सुसाइड करना। तो कंप्लीट बैन, उसके बाद एक साथ में कंप्लीट बैन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कुछ केसेस के अंदर कर सकते हैं, पर अब इस टाइम कंप्लीटिव बैन है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा, मैं इतना और बताना चाहूँगा। इसके बाद गाइस PYQ ज़रूर करते रहो साथ में। PYQ इज़ द की। ये वीडियो देख रहे हो तो PYQ ज़रूर कर लेना, ठीक है, PSM के साथ। तो अराउंड 2020 से लेके 2025 जैन तक के आपको अभी PYQs करने हैं, याद रखना। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय।